चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? बताओ जल्दी से। यस मैम। ओके। यस मैम। एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं तुम्हारी फरमाइश पे, बट थोड़े से समय के लिए। 4 टिश्यूज हैं, तुमको एक टिश्यू आज पढ़ा दूंगी, ठीक है? एनिमल टिश्यू जो आपके कोर्स में है, दे आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज 4 तरह के आपको पढ़ने हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है? एंड द लास्ट इज नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू बहुत छोटा है, ठीक है? जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से एपिथेलियल ही है, थोड़ा बहुत कनेक्टिव भी डिसेंट है। कनेक्टिव, मस्कुलर और एपिथेलियल में थोड़ा सा अपन को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आज मैं बड़ा टिश्यू ले रही हूँ और पॉइंट्स लिखवाऊंगी बहुत अच्छे से। तो वो पॉइंट्स लिखते जाना, तुम्हारे नोट्स अपने आप बन जाएंगे और उनको लर्न करके चले जाना। पॉइंट में ही आंसर लिखना, तो इट विल बी मोर इफेक्टिव एंड लर्निंग पार्ट तुम्हारा बहुत बढ़िया रहेगा। जैसा कि मैंने तुमको सेल के अंदर जब मैं अपने वीडियोस भेजती थी तो मैं पॉइंट्स लिख के भेज देती थी तुमको, ठीक है? तो आई होप जैसा कि तुम्हें सेल में लगा कि पॉइंट्स के कारण इजी हो जाता है लर्निंग पार्ट, इट बिकम मोर पैरा लर्न करने से बेटर होता है लाइन लर्न करके समझ के। तो विल डू दैट ओनली, ठीक है? सो विल स्टार्ट विद एपिथेलियल। अगर एपिथेलियल की बात करें तो आपने कोई आया है? मुझे आवाज़ नहीं आती है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सो एपिथेलियल जैसा हमने कुछ टर्म किस में देखा था? वी सॉ इन प्लांट टिश्यू, जिसको हम एपिडर्मिस बोला था। एपिडर्मिस, एपी का मतलब होता है आउटर, डर्मा का मतलब होता है स्किन, ठीक है? एपिथेलियल, तो एपिथेलियल भी बेसिकली स्किन, आपकी पूरी बॉडी पे ऊपर से नीचे तक जो विजिबल टिश्यूज, जो स्किन जिसकी बनी हुई है, वो किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू आपकी स्किन की आउटर लेयर तक ही सीमित नहीं है। ये आपके माउथ की इनर लेयर हो, आपके ईसोफेगस की इनर लेयर हो, आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग हो, आपकी लंग्स की लाइनिंग हो, आपके ग्लैंड्स की बात करें, आज ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे आपको क्या होता है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पे यू विल फाइंड दिस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है? तो अगर एक बेसिक फंक्शन आपको इसके जो नाम से ही समझ में आता है कि एपिथेलियल टिश्यू हमें हमारी बॉडी के ऊपर क्यों चाहिए। हमारी बॉडी बहुत सारी वांटेड एंड अनवांटेड चीज़ों को एक्सपोज हो रही है, जैसे कि सन की रेस, यूवी रेस, जिनको अल्ट्रा वायलेट रेस कहा जाता है। दीज रेस आर हार्मफुल फॉर आवर स्किन, which may cause skin cancer if your body is exposed for long duration to this type of rays. हमारे यूवी रेस से हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन इज देयर। ओजोन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर विच अल्ट्रावायलेट रेस को विच डज नॉट अलाउ टू कम, बट उससे वो सारी ब्लॉक भी नहीं कर पाती। तो यूवी रेज हमारे अर्थ पे आती तो है। तो दैट इज़ द रीज़न बहुत सारे लोग सन की रोशनी में निकलने से पहले दे वेयर अ लेयर ऑफ सनस्क्रीन लोशन, ठीक है? सनस्क्रीन, यूवी अल्ट्रा वायलेट सनस्क्रीन लोशन जो होता है वो आपको सन की स्क्रीन जो रेज है उससे प्रोटेक्ट करता है। तो इसका मतलब प्रोटेक्शन तो चाहिए किसको? सन की स्किन, सन से स्किन को चाहिए, और स्किन के अंदर जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, आपके बोन्स हैं, आपको चोट डायरेक्टली हर बार हड्डी पे नहीं लगती है, बिकॉज उसके ऊपर क्या आ जाती है? स्किन आ जाती है। तो स्किन, वी नीड प्रोटेक्शन। हमें क्या चाहिए? हमें प्रोटेक्शन चाहिए बाहर की चीज़ों से, बाहर के एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट से, सर्दी गर्मी जो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है उससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो सबसे मेजर और सबसे बेसिक फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू का क्या होता है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है? ये सबसे पहले हमको क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन इसको कहाँ देना है? ऊपर से नीचे सब जगह देना है। अगर ऊपर से नीचे सब जगह देना है तो अगर इसके हम
बात करें कि ये दिखने में कैसा होना चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, तो इफ़ इट इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर योर बॉडी एंड इट्स नीड टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, तो ये कैसा होना चाहिए, एक कंटिन्यूस लेयर होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे लेयर टूटी वहाँ पे कोई बाहर की चीज़ अंदर गिर सकती है, हाँ या ना। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो दी सेल आर कंटिन्यूस, ठीक है। दे मे इट कैन बी इरेगुलर, दे कैन बी फॉर्म अ लेयर, हमारी स्किन के ऊपर 7 to 8 लेयर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज देयर, यू वोंट बिलीव हम 600,000 पार्टिकल्स, हमारी स्किन 600,000 पार्टिकल्स को शेड करती है एवरी आवर, हर घंटे। कैन यू इमेजिन 600,000 पार्टिकल्स को यू आर शेडिंग एवरी आवर, आपकी स्किन शेड कर रही है। तो भैया अगर इतने शेड हो रहे हैं तो ऐसा पता लगेगा कि भैया 24 घंटे में तो कुछ बचेगा नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वी हैव नॉट अ सिंगल लेयर, दैट इज द रीजन वी हैव प्रोवाइडेड विद मैनी लेयर्स, ठीक है। तो हमारी स्किन के ऊपर जो एपिथेलियल होते हैं दे आर इन अ फॉर्म ऑफ अ लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। तो बहुत सारी बातें करेंगे, तो अभी तक मेरी ख्याल से बेसिक चीज़ समझ में आती है, ये प्रोटेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, एक एक लाइन लिखूंगी समझाऊंगी, लिखूंगी समझाऊंगी, तो लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कवरिंग, इसको क्या बोलते हैं, कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू, कैसा है, कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है इन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी, एनिमल के अंदर सब लोग आ जाते हैं, हम ह्यूमन बीइंग तो आ ही रहे हैं, एवरी अदर एनिमल इज ऑल्सो कमिंग, तो सबके ये स्किन ये लेयर होती है इसकी। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है, कवरिंग के बारे में हमने इतनी बात करी। दूसरी चीज़ एपिथेलियल की हम बात करें, एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड, ये चीज़ भी शायद मैंने बताई है, कैसे बताई, अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर एक कंटिन्यूस लेयर नहीं होगी, अगर ये पास पास नहीं होंगे, इन सेल के बीच में गैप होगा, पास पास का मतलब क्या है, ये एक टिश्यू, एक सेल, इससे कनेक्ट ही दूसरा सेल, फिर इससे कनेक्ट ही तीसरा सेल, तो कैन यू सी देयर इज नो गैप, हम चाहते भी नहीं है गैप, क्यों, अगर जहाँ पे गैप हुआ वहाँ से कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर घुस सकता है, तो दैट इज द रीजन दे आर टाइटली पैक्ड, so they are tightly packed, now we know the reason why they are tightly packed, and since they are tightly packed they form a layer, they form a continuous layer, तो उसको क्या बोलते हैं, cell form continuous शीट, क्या बनाते हैं, कंटिन्यूस शीट बनाते हैं। दूसरी चीज बात करें इंटरसेल्यूलर स्पेस, या तो ना के बराबर है, इंटरसेल्यूलर स्पेस समझते हो ना, सेल और दूसरे सेल के बीच की स्पेस, जैसे इसमें है ही नहीं और इसमें नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल, कैन यू सी, कैन यू मेक आउट द डिफरेंस, इसमें बहुत कम है क्योंकि हमें दोनों की अलग अलग लेयर दिख रही है, इसमें तो दिख ही नहीं रही है, इसमें तो एक ही बाउंड्री है, ठीक है, ऑल्दो इसमें डिफरेंट बाउंड्री है, तो देयर शुड बी अ स्लाइट गैप और देयर इज नो गैप। तो फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, वेरी लिटिल, वेरी लिटिल, वेरी लिटिल और नो इंटरसेल्युलर, इंटरसेल्युलर का मतलब इन बिटवीन टू सेल, इंटरसेल्युलर स्पेस, सेल्युलर स्पेस, सेल सेल के बीच की स्पेस को इंटरसेल्युलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम, देयर इज नो और देयर इज वेरी वेरी स्मॉल गैप, ठीक है। तो जस्ट लुक एट द डायग्राम, देखो और बताओ। तो कवरिंग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी, covering a protective tissue, that is the reason they are present all over our body. Epithelial cell are tightly packed, they need to be tightly packed, जिससे कि कोई बाहर की चीज़ अंदर ना जा सके और अंदर की चीज़ कोई बाहर ना निकल सके, ठीक है। तो उसके लिए इन सबको पास में रहना है, जुड़े रहना है, और जब कोई चीज़ पास में जुड़ी रहती है बहुत सारी चीज़ें, तो वो एक शीट बना देती है, ठीक है। तो सेकेंड का जो थर्ड पॉइंट है उसके कंटिन्यूशन में ही है, देयरफॉर दे फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट, और ये कंटिन्यूस शीट में जो सेल सेल है, सेल सेल के बीच में या तो नेग्लिजिबल गैप है या फिर गैप है ही नहीं, ठीक है, या तो नेग्लिजिबल गैप है या गैप है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट
एक चीज, फिफ्थ पॉइंट और लिखेंगे इसके अंदर, ऑल एपिथीलियल टिश्यूज are separated by other through basement membrane। इसका मतलब क्या अभी बताती हूँ। थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझना इस चीज को। ऑल एपिथेलियल टिश्यूज आर सेपरेटेड बाय अदर थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये मैंने एक एपिथेलियल टिश्यू को समझा बनाया है डायग्राम, और इसके नीचे ये मैंने एक लाइन बनाई। ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या कर रही है, एक एपिथेलियल की शीट को दूसरी से सेपरेट कर रही है, और इस बेसमेंट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू को प्रोवाइड करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो कैन यू सी द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसने सेपरेट तो किया ही, एक एपिथेलियल की शीट को दूसरी से सेपरेट किया, एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ब्लड, जो भी चाहिए वो डायरेक्टली सेल को ना मिलके इनको बेसमेंट मेम्ब्रेन में मिलता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर देती रहती है। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सब बच्चों को समझ में आती है। ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिंपल है और आप लोग को याद करनी है। ठीक है, ये बस ये पॉइंट्स याद कर जाना, आपका काम बहुत बढ़िया बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आई होप सबने लिख लिया, जस्ट लेट मी नो तो मैं आगे बढ़ूंगी। यस मैम। डन, सबने लिख लिया? ठीक है, देखो। यस मैम। यस मैम। ओके, गुड गुड। नेक्स्ट देखो, फंक्शन। फंक्शन की बात करें, फंक्शन पहला, सबको पहला फंक्शन तो याद हो गई है, प्रोटेक्शन। ठीक है, तो पहला तो ये लिख लो, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा, इन्फेक्शन, ठीक है, और डैमेज। ठीक है, तो जो भी चीज़ अगर आपको थोड़ी सी चोट लगती है तो वो थोड़ी सी चोट पहले स्किन पे ही लगती है। ठीक है, डायरेक्टली आपका कोई ऑर्गन पे चोट नहीं लग रही है, आपके पेट पे किसी ने आपको पंच किया तो देयर आर चांसेस कि वो पंच सिर्फ आपके स्किन तक ही रह जाए, डायरेक्टली आपके ऑर्गन को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, आपके रिब्स में डायरेक्टली एकदम से नहीं टूटती है। एक डिपेंड कि इंटेंसिटी ऑफ पंच क्या है, ऐसा नहीं है कि पंच से रिब नहीं टूटती है, टूटती है, बट स्टिल इट मुझे, जैसे कि मैं चलते चलते गिर गई, तो अब चलते चलते गिरते ही हर बार मेरी रिब नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, इनफैक्ट हर जगह हमारे मसल्स भी होते हैं, तो वो मसल्स भी क्या करती है, प्रोटेक्शन का ही काम करती है। करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में तो हम बाद में बहुत अच्छे से बात करेंगे, तो अभी तो हम इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, फॉर्म lining of mouth and alimentary canal। alimentary canal समझना इसको। ये जो माउथ होता है ना, माउथ के अंदर अंदर की जो स्किन होते हैं उसको लाइनिंग बोलते हैं। ये बाहर की स्किन है, ठीक है, जिसको हम सिर्फ स्किन बोलते हैं, और अंदर जो पार्ट होता है माउथ के या किसी भी एलिमेंट्री, जैसे ये ट्यूब है, इस ट्यूब को अगर मैं इस पार्ट को रेड कर दूँ तो ये जो रेड पार्ट है ना, जो इसके अंदर इससे अटैच्ड है, इसको हम लाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ जो कोटिंग होती है दैट इज कॉल्ड लाइनिंग। ये लाइनिंग आपको माउथ में भी क्या करना है, एक हल्का सा स्क्रैप करके इसे निकाल लो। ठीक है, हल्का सा स्क्रैच करो बहुत ही, तो आपको एक ऊपर एक जो लेयर मिलेगी ना लाइनिंग, वो किसकी होगी, ये आपकी एपिथेलियल टिश्यू की होगी। तो बहुत आसान है निकालना, बहुत हल्का सा स्क्रैच करना है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल आपका खाना गया, ये ईसोफेगस से लेकर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारा, ये पूरा माउथ से लेकर ये सारे पार्ट मिलके एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। तो एलिमेंट्री मेरी ईसोफेगस की अंदर की लाइनिंग में भी क्या है,
एपिथेलियल टिश्यू है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, एनस, इन सब की अंदर की लाइनिंग में क्या है? इन सब के अंदर की लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू की लेयर लगी हुई है। क्या ये बात समझ में आ रही है? लाइनिंग मतलब अंदर की लेयर। अंदर की लेयर को, जैसे कि आप अपने स्किन को अंदर से माउथ के टच करोगे तो जो ऊपर की लेयर जो आपको दिख रही है वो ऊपर अंदर वाली लेयर को लाइनिंग बोलते हैं। तो वो लाइनिंग ट्यूब के अंदर घुसी तो ट्यूब के अंदर वाली इस लेयर को मैं लाइनिंग बोलूँगी। इधर लाइनिंग बाहर नहीं है, लाइनिंग अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आती है। एलिमेंट्री कैनाल ये खाली यही नहीं होता, बच्चों को ईसोफेगस, अरे भाई ये वाली ट्यूब तो ईसोफेगस होती है ना, तो इसको एलिमेंट्री क्यों बोलते हैं? तो एलिमेंट्री माउथ से लेकर एनस तक, तो माउथ, एलिमेंट्री, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे मिलके एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। यहाँ से खाना गया और बाहर निकला, वो पूरा पैसेज को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा ट्रैक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा ट्रैक होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन तो ब्रैकेट में खुद के लिए लिख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा ट्रैक होता है, खाना मुंह में डालने से, पचाने से, निकालना वेस्ट, उस पूरे पैसेज को हम ट्रैक, जो रास्ता होता है उसको हम एक नाम दिया है एलिमेंट्री कैनाल। बढ़ो आगे। बेसिक, नेक्स्ट बेसिक फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। यू विल कम टू नो कि आप देखो ना, अगर आपको, वैसे आपने इतना पढ़ा नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आर द साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन, अमीनो एसिड की फॉर्म में, फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में, ये सब हम 10th में पढ़ेंगे। तो आप जो भी खाते हो, हमने खाया है कार्ब्स, आपकी रोटी हो गई, आपके चावल हो गए, आपकी दाल के अंदर फैट हो गया, प्रोटीन हो गए, कार्ब्स हो गए, दाल के अंदर भी कार्ब्स होते हैं। ठीक है, तो आपने चीज़ खाई, चीज़ कंटेन फैट, तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है। वो छोटे छोटा पार्टिकल कार्बोहाइड्रेट फाइनली कन्वर्ट होती है ग्लूकोज के अंदर, फैट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर, प्रोटीन आपका कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड के अंदर। ये वो सब्सटेंस है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सकती है। तो हम बहुत तरह का खाना खाते हैं, सॉलिड खाते हैं, लिक्विड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स खाते हैं, बट इन सब फूड को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जिसको कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सके, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। तो जिस तरह के एंड प्रोडक्ट, कार्बो को ग्लूकोज मैंने बोला, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बोला, प्रोटीन को अमीनो एसिड, ये सब नाम सुन लो, 10th में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कुल मिला के हम ये बता रहे हैं, हमने जो खाया है वो वैसा का नहीं वैसा डाइजेस्ट होता, वो सिंपल 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 होता जाता है। सिंपल का मतलब समझते हो? केमिस्ट्री में सिंपल का मतलब होता है एक फॉर्मूला है इतना बड़ा, C3H4 एयर, कुछ भी लिख रही हूँ, O9N2, और ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और सिंपल क्या होगा? O2, इसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक में स्टेज चेंज करने वाली स्टेज, ये इतने कॉम्प्लेक्स को O2 में कन्वर्ट करना सिंपल में, ये हमारे इस पूरे पैसेज में हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि इंटेस्टाइन भैया ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, वो क्या करेगी? सिंपल सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूलाज को एब्जॉर्ब करेगी, तो उसमें कन्वर्ट कर दिया हमने। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किसका? वाटर का, पानी भी एब्जॉर्ब करता है एंड न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। एंड फोर्थ इज एलिमिनेशन। हमें सिर्फ एब्जॉर्ब भी नहीं करना है, कुछ चीज़ों को एलिमिनेट भी करना है, जैसे कि हम स्वेट, पसीने को एलिमिनेट करते हैं बॉडी से, यूरिन को एलिमिनेट करते हैं। यू वोंट बिलीव, ये इसमें भी जो यू विल कम टू नो कि जो पार्ट यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है, या जो पार्ट आपका स्वेट बनाता है, उन सब के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। एलिमिनेट वेस्ट। ठीक है, तो ये सारा काम एपिथेलियल का, बहुत सारा काम है। इनफैक्ट बॉटल देना मेरी गई, लिखो आप, 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे।
यस मैम। Yes, ma'am. चलो, अब एपिथेलियल के अंदर घुस रहे हैं, छोटे 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 इसके पार्ट्स हैं, तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट कि आज मैंने क्लास तुम लोगों के लिए रखी है, तो मेरी क्लास के बाद आज सारे बच्चे इस पार्ट को लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिथेलियल में टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस कर रहे हैं, स्क्वामस। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है, बट यू कांट हेल्प इट, यू हैव टू लर्न। एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू भी दो तरह का होता है। पहले अपन एक सिंपल होता है और एक स्ट्रैटिफाइड होता है। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता देती हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ ही बताते हैं। एक होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, और एक होता है स्ट्रैटिफाइड। ये टी है भैया, स्क्वामस एपिथेलियल लिख लो, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वामस मतलब इनमें जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, मैं पहले समझा देती हूँ। ये सेल होते हैं, एक के बाद एक सेल लगा होता है, एक पतली सी शीट होती है, ये थिन और फ्लैट होते हैं, चपटे, ठीक है। एक पतली लेयर सेल की बिछा दी है, थिन फ्लैट, उनको बोलते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। जो आपके माउथ के अंदर की लाइनिंग होती है ना, उसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। स्ट्रैटिफाइड की बात करें, स्ट्रैटिफाइड में आपको करना क्या है, ये जो सिंपल एक लेयर थी ना, इस सिंपल एक लेयर के ऊपर एक और लेयर चढ़ा दो, फिर इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दो, फिर इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दो, तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें ऊपर एक के ऊपर एक लेयर लगी होती है, दैट इज प्रेजेंट ऑन योर स्किन। ये जो हमारी बाहर की स्किन होती है, इसमें जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, वो कौन से हैं, स्ट्रैटिफाइड, वन अबव द एयर, इट दे फॉर्म अ लेयर। और जहाँ फ्लैट थिन टिश्यूज होते हैं, वो आपके सिंपल स्क्वामस टिश्यूज हैं, ठीक है। ये तो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया। कई बार हमें बायो के अंदर एक बार डायग्राम दिमाग में सेट हो जाता है, तो हम 2-4 पॉइंट तो उस डायग्राम के बेसिस पे कुछ तो लिख ही आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर, सिंपल स्क्वामस मिलके ही स्ट्रैटिफाइड बनाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, पहला, सेल आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही पतले से होते हैं, एक्सट्रीमली थिन। सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेल आर फ्लैट, ये भी मैंने बता दिया, चपटा वर्ड, आई यूज द वर्ड चपटा, उसका मतलब क्या होता है, फ्लैट, ठीक है। एंड इररेगुलर शेप, कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, कैसे भी बना दो, इररेगुलर शेप, इररेगुलर शेप, लिखा। चलिए आगे बढ़ें। टाइप के अंदर हम जो सिंपल स्क्वामस, और इनका ही कॉलम मैं बना रही हूँ, ठीक है। आप पूरा नाम लिख लेना, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, और यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। पहला पॉइंट इनका डिफरेंस लिखेंगे, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इसमें लिखेंगे सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स, ठीक है। सेकेंड की बात करें, फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग, इसके लिए लिखेंगे प्रिवेंट वेयर एंड टेयर। सब समझा दूंगी, वैसे तो तुमको समझा ही दूंगी, समझा चुकी हूँ, बट फिर समझाऊंगी। प्रिवेंट वेयर एंड टेयर, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, थर्ड पॉइंट, माउथ और ईसोफेगस, लाइनिंग,
लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस। मस्त याद हो जाएंगे, ये पॉइंट याद कर लेना, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, देयर इज नो नीड फॉर एनीथिंग। ठीक है, लिखो जरा, फिर मैं बताती हूँ। बताओ। देखो, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग। मतलब कहाँ है? माउथ के अंदर की लाइनिंग बहुत डेलिकेट होती है, यू नो दैट। आप अगर नेल को भी बहुत तेज इसको प्रीक करेंगे तो आपको अंदर से शायद ब्लड आ जाए, कट लग जाए, बहुत ही डेलिकेट होती है। आपके दांतों के बीच में अगर कई बार स्किन आ जाती है, कैन यू इमेजिन कितना बुरा पेन होता है, एंड समटाइम इट स्टार्ट ब्लीडिंग ऑल्सो। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी डेलिकेट लाइनिंग, तो माउथ की और ये ईसोफेगस की। उस पूरी लाइनिंग में क्या है? आपके सिंपल स्क्वामस, मतलब एक पतली लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर, ये पूरा हो गया। तो डेफिनेटली डेलिकेट भी है। स्टार्टिफाइड में एक के ऊपर एक लेयर, ये एक के ऊपर एक लेयर क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी जो आउटर स्किन है इसके अंदर 600,000 पार्टिकल्स वी आर शेडिंग ऑफ एवरी आवर। अरे तो 600,000 पार्टिकल्स को अगर आपकी बॉडी शेड कर रही है तो बहुत सारी लेयर्स चाहिए ना। इतना पार्टिकल शेड हो रहा है तो इट नीड टू बी, उसके नीचे कुछ होना चाहिए। अगर उसके नीचे बहुत सारी लेयर्स नहीं होगी तो सीधे आपकी हड्डी या मसल नहीं दिखने लग जाएगी। तो इसलिए नहीं दिखती है, बिकॉज हमारी स्किन हैज़ मेनी लेयर्स ऑफ दीज सेल्स, एपिथेलियल टिश्यूज। तो जो हमको वेयर एंड टियर, अरे भाई आपके जो 600,000 पार्टिकल्स गिर रहे हैं वो वेयर एंड टियर ही तो है। गिर रहे हैं नए बन रहे हैं, गिर रहे हैं नए बन रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड वेयर एंड टियर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को सबको। बताना ज़रा मुझे, चैट विंडो पे आऊँ? हमने एक पार्ट्स एपिथेलियल का कवर कर लिया है, तो जस्ट लेट मी नो क्या ये सब बच्चों को क्लियर है या नहीं। आज बच्चे एब्सेंट हैं, पूरी क्लास की स्ट्रेंथ नहीं है। आज तो तुम्हें छुट्टी लेनी बनती ही नहीं थी, बिकॉज दिस इज द क्लास आई एम टेकिंग फॉर यू पीपल एंड ऑन योर रिक्वेस्ट, कंप्लीटली ऑन योर रिक्वेस्ट। मैंने तो अपना कल का पूरा कर दिया था कोटा आज की क्लास का, और मैं ले रही हूँ, तो सब बच्चों को प्रेजेंट होना चाहिए था आज तो। चलो, तो सक्षम इज एब्सेंट है ना? सक्षम एब्सेंट है, और कौन एब्सेंट है? अनुष्णा इज एब्सेंट। जय, थैंक यू। हाँ, ओके, चलो आ जाओ। जस्ट सिंस यू हैव योर एग्जाम्स एंड यू वांट मी, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जो कहते हैं टीचर को कि मैम क्लास ले लो, सो चलो आ जाओ। नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की ही बात कर रहे हैं, दो तीन और हम क्यूबॉइडल करेंगे, कॉलमर करेंगे। तो नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जिसका नाम है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, देखो ये परफेक्ट इस तरीके से बना, ये क्यूब के जैसा दिख रहा है आप लोगों को, क्यूबॉइड इस तरह के। ठीक है, कभी कभार दे टर्न देमसेल्फ इनसाइड, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, तो जब ये फोल्ड हो जाते हैं दे फॉर्म अ ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल टिश्यू। एनसीईआरटी के जहाँ पे आपको एपिथेलियल टिश्यू दे रखा है उसकी आखिरी लाइन में क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर टिश्यू करके दे रखा है। तो उसके अंदर ये बता रखा है, अगर ये क्यूबॉइडल टिश्यू इस तरीके से हैं
और ये अपने आप को अंदर थोड़ा टर्न करके फोल्ड कर लेते हैं, तो दे फॉर्म ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो उनको बोलते हैं क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। यू विल फाइंड दिस नेम इन योर एनसीईआरटी। मैं डायग्राम बना रही हूँ, तुम लोग भी डायग्राम से सीखो। क्यूबॉइडल शेप आप लोगों को दिख ही रही है, समझो अब मेरे, आराम से समझना सब लोग। क्यूबॉइडल एपिथेलियल ग्लैंड का मतलब क्या होता है? देखो, आप खाना खाते हो, क्या आपका खाना डायरेक्टली ऐसे गिर जाता है? यहाँ पे अगर कोई पाइप नहीं है, जस्ट इमेजिन कि हमने खाया और गिर गया, कितना सोचने में कितना अजीब सा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। वी हैव अ प्रॉपर पैसेज दैट इज ईसोफेगस। देयर इज अनदर पाइपलाइन फॉर टेकिंग इन द एयर, और खाने के लिए अलग होती है। फूड पाइप अलग होती है और विंड पाइप अलग होती है, यहाँ पे आके सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो ग्लैंड आर डक्टलेस, मतलब वो अपना सिक्रीशन, डक्ट क्या होती है? ट्यूब को बोलते हैं। इन बायो डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, ठीक है। डक्ट का मतलब होती है ट्यूब। ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये ग्लैंड प्रोड्यूस क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे यहाँ पे एक बटरफ्लाई की शेप का, मैं सब लिखवाऊंगी अभी, तुम स्टोरी सुन लो। यहाँ पे बटरफ्लाई की शेप का एक ग्लैंड होता है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। इसको थायराइड बोलते हैं, ठीक है। ये थायराइड, थ्रोट, इधर थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड करता है एक हार्मोन को सिक्रीट जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। वो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं थायराइड, ठीक है। थाय वर्ड रिलेट हो गए, थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन और थायराइड, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स इंटर रिलेटेड है। इस अगर आपने सुना हो जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, वो या तो फूलते जाते हैं या पिचकते जाते हैं, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन, दैट थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द मेटाबॉलिज्म इन योर बॉडी। आपने देखा होगा का कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उनकी बॉडी में खाना जल्दी पचता है एंड दे आर थिन। बट जिनका थायरॉक्सिन के कारण मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उनकी बॉडी को खाना पचाने में समय लगता है। बट हमें भूख तो लग जाती है, क्योंकि हमें थोड़ा ना पता लग रहा है कि भैया सिक्रीशन कैसा हो रहा है। तो यू विल ईट मोर, बट योर बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट फास्ट, तो वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो यू विल बिकम फैट, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड ने एक हार्मोन को डायरेक्टली सिक्रीट किया, ये समझ रहे हो। ये मेरा, मैं इस तरीके से बीइंग अ हाउस लेडी, तो मुझे घर का काम तो करना ही पड़ता रहता है, तो ऑब्वियसली कपड़े धोती हूँ मशीन में, तो इस तरीके से मैं सर्फ डालती हूँ तो दिस इज जस्ट लाइक कि आई एम पोरिंग हार्मोन। थायराइड हार्मोन ने अपना ढक्कन खोला और उसमें से थायरॉक्सिन डाल दिया डायरेक्टली। तो जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर कर देते हैं। दे डू नॉट नीड अ डक्ट, दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब, ठीक है। 10th में पढ़ोगे तो इसलिए मैं ज़्यादा टर्म नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड की बात करी। ऐसी सलाइवरी ग्लैंड, आपने सलाइवा टर्म सुना होगा, स्पिट, जो आपके माउथ में थूक बनता है उसको हम सलाइवा भी बोलते हैं और स्पिट भी बोलते हैं। तो ये जो सलाइवा कौन सिक्रीट करता है? आपके माउथ में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड दो चीज़ें सिक्रीट करता है। एक तो सलाइवा बना ही रहा है, सलाइवा इज रिक्वायर्ड बिकॉज वेन एवर यू ईट फूड, तो उसको मॉइस्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम हर तरह का खाना खाते हैं, समटाइम वी ईट अ वेरी सॉलिड फूड। हमारी बॉडी, भैया पाइप में से कैसे जाएगा? तो पाइप में जाने के लिए हर एक फूड को एक ही टेक्सचर में लाना पड़ता है, ठीक है। वो टेक्सचर कैसा होता है? पल्पी होता है, सॉफ्ट, वो सॉलिड पेस्ट होता है। डिड यू नो द मीनिंग ऑफ सॉलिड पेस्ट? ठीक है, तो वो पेस्ट आपके इधर जाता है। जब वॉमिट होती है तो कैसा निकलता है खाना?
बट उसी तरीका, अब मेरे को बोलना नहीं था बट मैं कैसे समझाऊँ ठीक है। तो वो सॉलिड पेस्ट बनाया जाता है, तो वो सलाइवा क्या करता है, उस खाने को पानी के अंदर मिक्स करता है। आप टंग से रोल करते हो, वो सलाइवा बनता है और वो उसको मिक्स करके सॉलिड पेस्ट बना देता है। दूसरी चीज जो सलाइवा ग्लैंड सिक्रीट करता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलस, एक हार्मोन होता है। वो मैं बस इतना सा बता देती हूँ कि वो अभी हमने देखा था ना गंदा सा फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फूड, उसको थोड़ा सा सिंपल में कन्वर्ट करना का पहला स्टेप होता है। जैसे आपने खाना खाया है, उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। व्हेन यू ईट ब्रेड, आज घर जाओ, जाते ही अभी थोड़ा सा पीस ब्रेड का लेना और उसको कंटिन्यूसली मुंह में घुमाते रहना। What you will see after some time it will taste sweet, वो मीठी लगने लग जाएगी, बिकॉज आपकी ब्रेड कार्ब से फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा सिंपल नेचर नेक्स्ट कंपाउंड बन गया है। वो किसके कारण, वो सलाइवरी ग्लैंड ने एक सलाइवा करके एक हार्मोन सिक्रीट किया था, सलाइवरी अमाइलस। नाम मत याद करो, 10th में करवाऊंगी मैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज जस्ट टू यू नो उस चैप्टर के अंदर घुसने के लिए, जस्ट यू नीड टू फील कि भैया क्या हो क्या रहा है ग्लैंड के बारे में। तो आई होप क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, जो ग्लैंड्स की मैंने बात करी, एक होता है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड अपना स्वेट कहाँ सिक्रीट करता है, आउटसाइड। तो बेसिकली ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रहे थे इधर इनसाइड द बॉडी, और स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रीट कर रहा है आउटसाइड द बॉडी। तो ग्लैंड्स आर समथिंग or a body part which secrete something either inside the body or outside the body. Basic definition आप लोगों के लिए इतनी है। तो ये जितने भी ग्लैंड्स की बात करी, सलाइवरी करी, थायराइड किया या स्वेट ग्लैंड, इनमें जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्टोरी अच्छी लगी, आगे बढ़े, चलो लिखेंगे अब। स्ट्रक्चर, भैया मेरा तो ये भी पूरा नहीं होगा तुमको स्टोरी सुनाने के चक्कर में, मेरे को तो लग रहा है। क्यूब लाइक सेल्स, जितने टॉल होते हैं उतने ही वाइड होते हैं। टॉल इज इक्वल्स टू वाइड, इसका मतलब ये होता है। अकरेंस कहाँ कहाँ मिलते हैं, एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड, एवरीबडी नो नाउ, स्वेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन कहाँ डालते हैं, आउटसाइड द बॉडी। सलाइवरी ग्लैंड, एवरीबडी नो, माउथ के अंदर जो ग्लैंड होता है वो सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो कि सलाइवा और सलाइवरी अमाइलस को बनाता है। लिख दूंगे यहाँ पे, जिसको याद करना हो याद कर लेना, नहीं तो लिख तो देती हूँ। क्या बना रहा है, सलाइवा बना रहा है प्लस हार्मोन, जिसका नाम क्या होता है, हार्मोन नेम इज सलाइवरी अमाइलस। अरे स्टाइल मारने के लिए किसी को चाहिए हो तो, ठीक है। थर्ड इज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कैसी शेप होती है इसकी, बटरफ्लाई जैसे बना लेना, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, इन नेक, ठीक है। लाइनिंग ऑफ किडनी, ये और बता देती हूँ, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स इसका क्या मतलब है, आपकी किडनी की शेप कुछ राजमे की जैसी होती है। बेसिकली किडनी जो राजमे का नाम आया वो उसी के कारण आया, किडनी बीन्स, ठीक है। इसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स के अंदर जो टिश्यू होता है, उस टिश्यू को हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। तो लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल मतलब किडनियों के ऊपर जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, उनकी जो अंदर की लाइनिंग होती है उसमें क्यूबॉइडल टिश्यू होता है, ठीक है। चलो आगे बात करें। फंक्शन की बात मैंने तुमको बताई दी है। सिक्रीशन, क्यों, अरे भैया ग्लैंड क्या कर रहा था, सिक्रीट ही तो कर रहा था, तो सिक्रीशन तो होगा ही। कुछ एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो एब्जॉर्प्शन भी लिख लो, और प्रोटेक्शन। तो फंक्शन तो ऑलमोस्ट सबके कॉमन से ही है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन,
ठीक है, लिखो जरा। याद कर लेना आज ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करके तीनों पढ़ा दूंगी, कोशिश पूरी रहेगी मेरी कि तीनों हो जाए, ठीक है। लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. गुड। हेडिंग डालो, तीसरा टाइप का लिखो कॉलमर, COLUMNAR, कॉलमर एपिथेलियल टिश्यू। नाम और स्पेलिंग प्लीज, बायो में मिस्टेक यू कैन नॉट अफोर्ड दिस, ना तो गलत नाम और ना ही गलत स्पेलिंग, बिकॉज स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो कोई मतलब ही नहीं है। कॉलमर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखो, कॉलमर एपिथेलियल टिश्यू यूजुअली आपके इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी तरीके से अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे भी देयर इज अ फ्लो ऑफ समथिंग, यूरिनरी ब्लैडर की बात करें उसमें भी होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब अगर आपको पता हो तो यूरिन, व्हेन यू move the urine out of your body, before that the urine gets stored in a organ, that organ is called urinary bladder, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर वो जगह होती है जहाँ पे यूरिन बन के स्टोर हो जाता है। नाउ व्हेन यू हैव एन अर्ज मतलब हमें अंदर से इच्छा होती है कि नाउ वी हैव टू पास ऑन द यूरिन, तो जब भी वो अर्ज होगी तो वो ब्लैडर के अंदर यूरिन है वो बाहर आएगा। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है चीज़ों को, फ्लो करा रही है, तो जहाँ पे भी हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं या फ्लो की बात अभी मैं और भी डिटेल में करूँगी, तो वहाँ पे हम कॉलमर एपिथेलियल टिश्यू की, कॉलमर का मतलब क्या होती है, दे आर पिलर लाइक, पिलर मतलब ये इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, दे आर सो टॉल, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, भैया ये तो एक बनानी है, ये क्या होती है, सेपरेट करती है ट्यूब, ये कॉलमर आर लाइक दिस, ठीक है। तो लंबे लंबे पिलर लाइक स्ट्रक्चर, तो हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, इनके स्ट्रक्चर की बात करें, सो देयर स्ट्रक्चर, पहला पिलर लाइक सेल, पिलर लाइक सेल। सेकेंड बात करें टॉल, जितने ज़्यादा टॉल होते हैं देन वाइड, उसमें इक्वल टू का साइन था, इधर टॉल में साइन लगाया है आपने। अकरेंस, कहाँ पे अकर करते हैं, अकरेंस की बात करें, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ स्टमक, गॉल ब्लैडर, फंक्शन वही पुराने, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ठीक है, वही लिख लो, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, ठीक है, लिख लो जरा, हो जाए तो बताना, फिर बताएंगे। डन? Done, ma'am. चलो, इसमें एक हेडिंग डालो जिसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, सीलिएटेड, सीलिएटेड कॉलमर, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ये जो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, दे मे बी कॉलमर और क्यूबॉइडल, दोनों ही फॉर्म में हो सकते हैं,
क्यूबॉइडल। पहले समझ लो फिर लिख लेना। इधर होता क्या है, एक तो आपकी सेपरेटिंग मेम्ब्रेन होती है, अगर आपको याद हो कि हर एक एपिथेलियल टिश्यू में एक नीचे की लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको बोलते थे, जिसके अंदर आपने न्यूट्रिएंट्स को डाला था, ऑक्सीजन को डाला था, और जो सेपरेट करती थी एक लेयर को दूसरी लेयर से। अब देखो ये मेरा मैंने बना लिया कॉलमर, क्यूबॉइडल भी बना सकती हूँ, ठीक है। तो भैया कॉलमर की ये नीचे वाली एंड तो भैया क्या हो गई है, ये तो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपक गई है, ठीक है। ये जो ये ऊपर वाली एंड है ना, इस एंड पे ये ऐसे सीलियाज होते हैं ना। व्हाट आर दीज सीलियाज? दीज सीलियाज आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन समझते हो, बालों के जैसे, ठीक है, और थ्रेड लाइक सर्कल प्रोजेक्शन। एंड दे आर मूवेबल, दे मूव, दे आर फ्री टू मूव। ये भैया करते क्या हैं, दे आर लाइक, वो होता है ना, आगे आगे सामान को भेजते जाओ, कॉन्ट्रैक्ट से ये इस तरीके से मूव करते हैं, तो सामान जो इनके ऊपर होता है उसको आगे धक्का देते रहते हैं। यही सामान इधर आया, फिर ये इसको आगे धक्का दे दिया, फिर इसको आगे धक्का दे दिया, ठीक है। ये एरो से शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो सिंस दे आर फ्री, दिस सीलियास, दिस एंड इज फ्री, सो व्हेन दिस एंड इज फ्री, इनके ऊपर जो भी चीज़ लिख दोगे, रख दोगे, उसको वो आगे धक्का देंगे। अब किस किस को चीज़ों को हमको आगे धक्का देना है? ब्लैडर के अंदर अगर यूरिन है तो उसको आगे फ्लो कराना है, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हवा है तो उसको आगे मूव कराना है। तो जहाँ पे भी मोशन हो रहा है, कोई चीज़ मूव करानी है आगे, वहाँ पे क्या होंगे हमारे सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, इधर इन द फॉर्म ऑफ कॉलमर और इधर इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइडल। एम आई क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? जहाँ पे चीज़ों को धक्का देना है, आगे मूव कराना है, ठीक है। रिलेट करने की कोशिश करो क्या मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सीलेटेड के, तो कॉलमर और एपिथेलियल दोनों में हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेल्स हैव सीलिया, cells have cilia on free surface, on free surface cell, sorry, cilia, hair like projection, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको, hair like projection, projections। और तीसरी बात करूं, cilia फैसिलिटेट, मैंने पढ़ा दिया है, मैं सिर्फ लिख रही हूँ, फैसिलिटेट्स मूवमेंट। डिड आई टेल यू? यस, आई टोल्ड यू दैट। सीलिया फैसिलिटेट्स मूवमेंट, मूवमेंट कराती है। अकरेंस कहाँ पर होते हैं? जहाँ पे मूवमेंट चाहिए। कहाँ पे मूवमेंट चाहिए? रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक में मूवमेंट चाहिए हवा का। यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में मूवमेंट चाहिए यूरिन का। ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब ऑफ किडनी, किडनी में भैया आपका वेस्ट बनता है, दैट इज यूरिन, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब, दिस इज समथिंग न्यू दैट आई विल टेल यू। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, ऑल्दो तुम्हारे कोर्स में नहीं, बट स्टिल आई विल टेल यू फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। एंड आखिरी इसका फंक्शन, फंक्शन की बात करें, फंक्शन कि अगर हम बात करें, मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन, एग एक्सेट्रा थ्रू रिदमिक बीटिंग ऑफ सीलिया। सीलिया ऐसे चल रहा था ना, मेरा हाथ चल रहा है ना, ये देखो, बीटिंग ऑफ सीलिया, ठीक है। देखो जरा, लिख लो, फिर फेलोपियन ट्यूब बता देती हूँ। मैम, हाँ जी मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? हाँ, मैं समझा रही हूँ, फेलोपियन ट्यूब भी समझाऊंगी ना, तो मैं समझा दूंगी। आप लिख लो, फिर मैं समझा देती हूँ। डन मैम।
डन? मैम। 2-3 लोग बोल देना फिर बताऊंगी। Yes, ma'am. मैम। सुनो, फेलोपियन ट्यूब को समझने की कोशिश करो, उससे काफ़ी चीज़ें आएंगी। फीमेल के अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, 10th में मुझे पढ़ाना है इसलिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है, ओवरीज होती हैं, और ओवरीज से एक ट्यूब निकलती है दोनों तरफ, और ये ट्यूब यूट्रस से ज्वाइन होती है, ठीक है, ये यूट्रस होता है फीमेल का। ये जो 2 ट्यूब्स मैंने जो बनाई है ना, इनको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ओवरी वो प्लेस होती है जहां पे एग होता है। एग को हम बोलते हैं फीमेल का सेक्स सेल, ठीक है, जो कि मेल के सेक्स सेल जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, उसके साथ फ्यूज करता है। तो ये जो एग निकलता है, ये जो एग को आगे जाके यूट्रस में अगर जाना है, तो ये फेलोपियन ट्यूब इज द पैसेज, समझ रहे हो? ओवरी को यूट्रस से, ओवरी में सेल बना है, बना मतलब मैच्योर हुआ है, वो मैच्योर एग ओवरी से यूट्रस में जाता है विद द पैसेज। उस रास्ते को, उस ट्यूब को फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब इधर किसका मूवमेंट हो रहा है? एग का। एग को धक्का देना है। अनुष्का जस्ट लुक एट द डायग्राम, ये देखो, मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाती हूँ, ये देखो ना, जस्ट इमेजिन ये एग्स है, ठीक है, और ये सीलिया का फ्री एंड है। सीलिया मूव लाइक दिस, रिदमेटिक मूवमेंट होता है, तो ये एग को धक्का देंगे। ट्यूब्स की जो वॉल है उसमें क्या है? सीलिएटेड वॉल्स हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है जो कि उनको धक्का दे रहा है, जिसके कारण एग इज मूविंग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। तो जहाँ पे भी मूवमेंट है, यूरिनरी ट्यूब्यूल, यूरिन की जो ट्यूब होती है उसमें उसको यूरिन को मूव कराना है, उसको पुश करना है, तो रिदमेटिक मूवमेंट ऑफ यूरिन, ठीक है। तो जहाँ पे भी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमको क्या चाहिए? एक ऐसी चीज चाहिए जो खुद मूव करे, तो उसके ऊपर कुछ भी रख दोगे तो वो भी मूव करेगा। तो वो जो फ्री एंड है जो कि मूव करता है, उसको हम बोलते हैं सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन, विच आर फ्री टू मूव, एंड व्हेन दे मूव, इनके ऊपर जो चीज होती है वो भी मूव करती है। बताओ अनुष्का, समझ में आता है? यस मैम। तो ये पूरा आपका एपिथेलियल टिश्यू था। डू रिवाइज द लेक्चर। कल हम 5 बजे रेगुलर टाइम पे अपने क्लास लेंगे। मैथ्स में क्या चल रहा है अपने, वो तो ख़त्म हो गया ना, अब अपन को पुराना रिवाइज करना रहेगा कुछ भी, ठीक है। तो एक बार पेपर डिस्कस करके जैसा भी रहे देख लेंगे, जैसा भी, एंड जस्ट लेट मी नो ऑन द चैट विंडो कि कितने लोग कल क्या रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि अब अपन एक बार नया नहीं पढ़ेंगे, पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे।